तो सीआरपीसी की क्लास में आज हम देखेंगे अध्याय 17, जो उपबंध करता है आरोप के बारे में। ये दो भाग में बटा हुआ है। आरोप जो है, पहला है आपका आरोपों का प्रारूप, और दूसरा है आपका आरोपों का संयोजन। ठीक है। आरोप जो है उसमें जो धाराएं हैं वो 211 से लेके 224 तक की धाराएं हैं। आरोपों का जो प्रारूप है, जो क भाग है, उसमें 211 से लेके 217 तक, और आरोपों का जो संयोजन है वो 218 से लेके 224 तक है। तो देखिए, आरोपों का जो प्रारूप है उसमें धारा 211 जो है वो आरोपों की अंतर्वस्तु, 212 जो है समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां, और धारा 213 जो है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। आरोपों 214 जो है आरोपों के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह दंडनीय है। 215 जो है गलतियों का प्रभाव, और 216 जो है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकेगा, और 217 जो है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। तो इससे संबंधित है। तो आरोप का प्रारूप जो देखेंगे हम वो 211 से लेके 217 तक की धाराओं को देखेंगे। तो देखिए, जो सांविधिक उपबंध है आरोपों की अंतर्वस्तु, धारा 211 का शीर्षक है। इसमें उपधारा 1 जो है वो ये बोलती है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। तो यहाँ देखिए, आरोपों की अंतर्वस्तु जो है वो संबंधित धारा जो है वो 211 है। तो धारा 211 की जो उपधारा 1 है वो ये बोलती है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक जो आरोप है उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। उपधारा 2 जो है बोलती है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, जैसे हत्या, दुष्प्रेरण इत्यादि, तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। जैसे आप हत्या के अपराध के लिए आप अभियोजित किए जाते हैं, ऐसा। उपधारा 3 जो है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए कि उस पर क्या आरोप लगा हुआ है। उपधारा 4 जो है बोलती है कि वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। तो वो धाराएं भी आपको देना पड़ेगा, जैसे 302, 304, ये जो चीजें हैं। अब है कि उपधारा 5, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। जो शर्तें हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उपधारा 6 जो है, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। तो न्यायालय में जो भाषा प्रचलित है उसमें लिखा जाएगा। साथ ये देखें कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड, मतलब उसी अपराध को अगर उसने दोबारा किया है तो भिन्न प्रकार के दंड का भागी है, और यह आशयित है कि ऐसे पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे। तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। क्या क्या चीजें? दोष सिद्धि का तथ्य, उसकी तारीख और स्थान जो है वो उसमें कथित होंगे। और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय उसे जोड़ दे। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि पूर्व दोष सिद्धि का जो कथन है वो अगर छूट गया है आरोप लगाते समय या आरोप में, तो न्यायालय क्या कर सकता है? दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय उसको जोड़ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? 211 धारा 7। ठीक है। तो यहां याद रखिएगा कि पूर्व दोष सिद्धि का कथन यदि छूट गया है तो क्या किया जाएगा? दंडादेश देने से पहले न्यायालय किसी भी समय उसे जोड़ सकता है
और इसका उपबंध किया गया है धारा 211 की उपधारा 7 में। अब देखिए दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि क पर ख की हत्या का आरोप। यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 दी गई हत्या की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो 299 में क्या है, आपराधिक मानववध, और 300 में क्या है, हत्या। और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो अपवाद दिए गए हैं साधारण अपवाद है ना आपका, उसके अंतर्गत नहीं आता है। वह धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंतर्गत भी नहीं आता है। या यदि वह अपवाद एक के अंतर्गत आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई ना कोई परंतुक उसे लागू होगा, ये चीज। उसके बाद देखिए उदाहरण ख है कि क पर असन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छा घोर उपहति करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा क्या है, 326 के अधीन आरोप है, स्वेच्छा घोर उपहति करना। यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं है। ठीक है, तो अगर अपवाद लागू होते तो उसका कथन भी करना होगा। उसके बाद देखिए कि ग क पर हत्या, छल, चोरी, उद्दापन, जारकर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि क ने हत्या या छल या चोरी, उद्दापन या जारकर्म या आपराधिक अभित्रास किया है, या यह कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है। किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन धारा अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी होंगी। क देखें कि क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में शासय बाधा डाली। आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। अब देखिए धारा 212 जो है वो बताती है कि समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टताएं। तो धारा 211 हमने देखी, अब देखते हैं धारा 212 जो है वो ये बताता है कि समय, स्थान और व्यक्तियों के बारे में विशिष्टियां। तो उपधारा 1 जो है 212 की, अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय पर वह अपराध किया गया है उस व्यक्ति का वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, आरोप में अंतर्विष्ट होनी चाहिए। उपधारा 2, जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने के ठीक ठीक तरीकों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप द्वारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 1 वर्ष के बीच में जो अपराध हैं वो एक साथ संयोजित कर सकते हैं। अब देखिए धारा 213, तो धारा 213 जो है बोलती है कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियां भी जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। दृष्टांत से समझने का प्रयास करें कि क पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिससे चोरी की गई। ख
क पर ख के साथ कथित समय पर कथित स्थान में छल करने का प्रयोग। आरोप में वह रीति जिससे क ने ख के साथ छल किया है उपवर्णित करनी होगी। और ग देखें कि क पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में क द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित। ख देखें कि क पर लोक सेवक ख को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति वर्णित करनी होगी जिससे क ने ख के उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित। अंगा क पर कथित समय पर कथित स्थान में ख की हत्या करने का अभियोग। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे कि क ने ख की हत्या की। क पर ख को दंड से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। आरोपित अवज्ञा और अतिलंबित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा। धारा 214 देखें कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उस विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों का उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें इस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। तो अर्थ जो है, ठीक है, आरोप का वो शब्दों जो शब्द है उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो विधि द्वारा उपबंधित है। तो ये है धारा 214 जो बताती है आपको कि आरोप के शब्दों का अर्थ वही लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। अब देखिए गलतियों का क्या प्रभाव होता है। तो अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब भी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। तभी आप क्या करोगे, उसको लोगे, है ना, कि उसके कारण क्या है कि न्याय नहीं हो पा रहा है और अगर कोई तथ्य जो है, कोई गलती जो है हो गई है तो उसको क्या है तात्विक माना जाएगा। कब? जब उस लोभ के कारण अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया था या फिर उसका कारण न्याय नहीं हो पाया है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसे कूटकृत सिक्का रखा है जिससे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में था जानता था कि वह कूटकृत है और आरोप में कपट पूर्वक शब्द छूट गया है। तो जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि क वास्तव में इस लोभ के भुलावे में पड़ गया था, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। अगला देखें कि क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख के साथ छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप से उपवर्णित है। क अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और समव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। तो न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोभ तात्विक नहीं है। ठीक है, तात्विक नहीं है का मतलब ये समझना कि वो मतलब मूलभूत जो है वो नहीं है, तात्विक रूप से नहीं है। ग है कि क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख पर छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है। क और ख के बीच अनेक समव्यवहार हुए हैं और क के पास यह जानने के कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं। न्यायालय ऐसे तथ्यों में यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी। अगला देखें कि क पर जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम जो था हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी थी। क पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच में सुना था कि जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि उसके बुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में कोई जो गलती है वो तात्विक नहीं थी। क पर 20 जनवरी 1883 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी को खुदा बख्श की
जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि कब भुलावे में पड़ गया था और वह गलती जो थी वो तात्विक थी। अब देखिए कि 216 जो है, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। तो कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन और परिवर्धन कर सकता है। तो प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, 211 उपधारा ए। कब कर सकता है? तो निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय कर सकता है। क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? हाँ। परिवर्धन कर सकता है? हाँ। उपधारा 2 देखें कि ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, तो ये आवश्यक है। तीसरा, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप मूल आरोप। ठीक है। उपधारा 4, यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने के लिए इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। उपधारा 5, यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित आरोप ऐसा है जिससे अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्तित आरोप आधारित नहीं है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई। तो ये चीज, ये धारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है से संबंधित जो धारा है वो धारा है 216। अब देखते हैं धारा 217 कि जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाता है। तो जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है, तब अभियोजक और अभियुक्त को का किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने का और पुनः समन करने की और उसकी परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के लिए या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है। ख, किसी अन्य ऐसे साक्षी को जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दे सकता है। तो ये थी धारा 217, ये बताती है कि जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है। तो आज हमने धारा 17 के अंतर्गत देखा जो क है आरोपों का प्रारूप में, धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टताएं, कब अपराध किए जाने की रीति कथित होगी। धारा 213 214 में देखा हमने आरोप के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। 215 में गलतियों का प्रभाव और न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकेगा, धारा 216, और जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना, धारा 217 में। तो अध्याय जो है वो 17, शीर्षक है इसका आरोप और इसमें दो भाग हैं, क और ख। तो आरोपों का प्रारूप ये है धारा 211 से 217 और दूसरा है आरोपों का संयोजन जो हम कल देखेंगे, और ये है धारा 218 से लेके 224 तक की धारा।